हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हमने इंडियन पॉलिटी से एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में एक अच्छा समझ होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी मौलिक अधिकार को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। तो एक ऐसा अधिकार जो बाकी सभी अधिकारों से बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। यूँ तो किसी भी देश में वहाँ की सरकार के द्वारा और उस देश की संविधान के द्वारा नागरिकों को अलग अलग अनेकों प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। उन सारे अधिकारों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है मौलिक अधिकार। इट इज़ द बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मौलिक अधिकार जो है मनुष्य का एक मूलभूत अधिकार है। मनुष्य मौलिक अधिकार के बिना कल्पना भी नहीं कर सकता है अपने गरिमापूर्ण और प्रतिष्ठित जीवन का। मनुष्य के लिए मौलिक अधिकार एकदम ही आवश्यक है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए। और जब तक व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो कुल मिला के एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार का होना एकदम ही आवश्यक है। मौलिक अधिकार लोगों का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, एक ऐसा अधिकार जिसको भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय ही देकर और पृथ्वी पर भेजते हैं। भगवान भी लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करते हैं। ये एक ऐसा अधिकार है, तो इस मौलिक अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। किसी भी देश की सरकार या किसी के पास ये पावर नहीं कि लोगों को उसके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाए या उसका मौलिक अधिकार छीना जाए। कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर सरकार भी हमारे मौलिक अधिकार से हमें वंचित नहीं रख सकती है। अब ये और अधिकार से अलग कैसे है? क्योंकि मौलिक अधिकार जो है देश की संविधान के द्वारा दिया जाता है। संविधान द्वारा ये मौलिक अधिकार देश की नागरिकों को संविधान द्वारा दिया जाता है और संविधान के द्वारा ही इसके रक्षा की जिम्मेवारी भी ली जाती है। संविधान ही मौलिक अधिकार लोगों को प्रदान करती है और संविधान द्वारा ही इस मौलिक अधिकार का रक्षा किया जाता है। और इसके संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी कर सकती है। बाकी अधिकारों के रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी नहीं करती है। तो यही अंतर है बाकी अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में। तो हमें ये बात स्पष्ट हो गया कि मौलिक अधिकार एक सबसे बड़ा अधिकार है, लोगों का, नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है, इसीलिए इसको मूलभूत अधिकार भी कहा जाता है। तो हमारे देश में भी संविधान के द्वारा लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है हमारे देश में कहाँ से लिया गया है और कितना मौलिक अधिकार हमारे देश की संविधान में लोगों को दिया गया है। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे देश की संविधान में लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जैसा कि ये जो प्रावधान है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया, ये विचार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार का जो आइडिया लिया गया वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब ये जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में अनुच्छेद कितना से कितना तक में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। और इसी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा हुई है, इसी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है दोस्तों? तो मैग्ना कार्टा ये इंग्लैंड से शब्द आया था। जब पहली बार इंग्लैंड में एक अधिकार दिया गया था वहाँ के लोगों को, तो उसी अधिकार को मैग्ना कार्टा गया। यानी कि जब कोई स्ट्रॉन्ग अधिकार दिया जाता है लोगों को
तो अधिकार से जुड़ा हुआ ये शब्द है। जब कोई बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग अधिकार दिया जाता है नागरिकों को तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो बहुत बड़ा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब इंग्लैंड में वहाँ के लोगों को एक अधिकार दिया गया तो उसी अधिकार के संबंध में, उसी अधिकार के विषय में ये शब्द यूज हुआ, मैग्ना कार्टा। तो वहीं से ये शब्द लिया गया, मैग्ना कार्टा। तो हमारे संविधान में भी, हमारे देश में भी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन दिया गया यहाँ के लोगों को? तो मौलिक अधिकार दिया गया। इसीलिए भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है, इसीलिए भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। सवाल आएगा भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो जवाब हम क्या लिखेंगे? तो भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, ये याद रहेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसके थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं कि भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार का जो मांग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस का, जैसा कि हम जानते हैं कांग्रेस का प्रत्येक साल एक बैठक होता था। तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ कांग्रेस का बैठक। कराची में 1931 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष चुने गए। और उन्होंने ही कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में अपनी अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ये मौलिक अधिकार का मांग उठाया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय लोगों के लिए मौलिक अधिकार का मांग उठाया था और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार का एक प्रारूप तैयार किया। तो ये है मौलिक अधिकार के पीछे का थोड़ा सा इतिहास कि सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकार के लिए मांग कब उठाया गया। तो हमने देखा 1931 ईस्वी में सरदार पटेल के द्वारा। उसके बाद तैयार किसके द्वारा किया गया? मौलिक अधिकार का रूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और मौलिक अधिकार, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था तो उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल था, जो अमेरिका के संविधान से ये विचारधारा ली गई थी, है ना। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसी समय, ऐसा नहीं कि बाद में जोड़ा गया है इसे, संविधान बन जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद में ये विचार आया कि मौलिक अधिकार भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। तो ये हम समझ गए, अमेरिका से ये विचारधारा लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया। अब हम समझते हैं कि हमारे देश की संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार दिया गया, कितने प्रकार का मौलिक अधिकार हमारे देश की संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो मूल संविधान जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस समय भारतीय संविधान द्वारा, भारत की संविधान सभा द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों, 42वें और 44वें में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको याद रखना है कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978, एक 42वां संशोधन भी हुआ था 1976 में और एक 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 वाला याद रखेंगे, जो सेकेंड है 42 के बाद जो 44 है उसको याद रखना है कि 44वें संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में ये जो 7 मौलिक अधिकार थे और एक था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर और कहाँ रख दिया गया? संपत्ति का अधिकार। समझ रहे ना? संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में हटाकर और कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब ये अनुच्छेद 300 के ए में है। अनुच्छेद 300 के ए में इसे कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। यानी अब संपत्ति का जो अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था 1978 से पहले, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है। और कहाँ है? अनुच्छेद कितना में है? तो 300 के ए में है। तो ये समझ गए। तो अब कितने हो गए मौलिक अधिकारों की संख्या? मूल संविधान में तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, है ना। मूल संविधान में तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन अब कितना है? 6 है। तो इन 6 का नाम याद करते हैं। सबसे पहले इन 6 मौलिक अधिकार का
नाम याद करते हैं। 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार, इसका तो याद हो गया। अब कहाँ है ये भी समझ में आ गया, 300 के ए में है, कानूनी अधिकार के रूप में। अब सबसे पहले हम लोग इस 6 मौलिक अधिकार जो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन 6 मौलिक अधिकार के नाम को सबसे पहले याद करते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, जैसा कि साफ स्पष्ट है यहाँ पे हमने मेंशन किया है। पहला है समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, 14 से 18, समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 है, 22 के बाद 23 से लेकर 24 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो 25 से लेकर 28 तक में है, यानी 25 से 28 तक धर्म के आज़ादी का अधिकार। पाँचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में है। इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही है, इसीलिए इसको अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहा जाता है। पाँचवा है। उसके बाद छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद केवल 32 में है। तो हमने सारे अनुच्छेद को क्रम बाय क्रम देखा, अनुच्छेद 29 से लेकर 30, जैसे देखें समता या समानता का अधिकार 14 से 18, एक भी गैप नहीं हुआ। उसके बाद 18 के बाद 19, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में चला गया, 31 गायब हो गया। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था, यही जो था पहले 31 में था, अनुच्छेद कितना में था? 31 में था। तो इसी को तो हटा दिया गया, तो 31 अब गायब तो होगा ही। तो यही 31 जो है, 31 का अंतराल है, बाकी सभी क्रम बाय क्रम है, और 31 जो है 31 का अंतर है, जो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं कि 31 कहाँ चला गया। तो इसी 31 अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, और हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि 19 का ए बी सी डी ई एफ, सॉरी ई है, उसके बाद जी है, एफ गायब है। तो इसी 19 के एफ में भी, 19 के एफ और 31 में ये जो था संपत्ति का अधिकार मेंशन किया हुआ था, लेकिन अब ये समाप्त हो गया। तो यहाँ पे 2 अंतर देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे और एक 30 के बाद डायरेक्ट 32 में चले आए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। पहला है समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पाँचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार केवल 32 में। अब हम लोग इस सारे अधिकार को बारी बारी से समझते हैं। पहले समझते हैं समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार। इस अधिकार के तहत ये प्रयास किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समान किया जाए, उनके अंदर समानता लाया जाए, इक्वलिटी लाया जाए, ताकि एक समान रूप से देश के प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अपना विकास करे, जिससे देश का विकास संभव हो सके। समता या समानता का अधिकार, इस अधिकार के तहत क्या किया गया? देश की जनता को समान बनाने का, एक समान बनाने का प्रयास किया गया, जीवन के हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में इक्वल बनाने का प्रयास किया गया, जो कितना से कितना तक में है? 14 से 18 तक में। पहला है 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। कहने का अर्थ हुआ, इस अनुच्छेद 14 का अर्थ हुआ कि कानून जो है सब के लिए एक ही बनेगा, और एक ही कानून भारत के प्रत्येक नागरिकों पर लागू किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता, यानी एक जैसा कानून भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए बनाया जाएगा, और वही कानून भारत के प्रत्येक नागरिकों पर लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एससी के लिए अलग कानून, एसटी के लिए अलग कानून, ओबीसी के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। ऐसा नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक ही जैसा कानून बनाया जाएगा, और एक ही कानून भारत के प्रत्येक नागरिकों पर लागू किया जाएगा। अगर किसी अपराध के लिए गरीबों को 5 साल का सज़ा मिलता है तो अमीरों को भी 5 साल का ही मिलेगा। अगर किसी अपराध के लिए गरीबों को सजाए मौत हो रहा है
तो अमीरों को भी सजाए मौत होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट किया गया अनुच्छेद 14 के द्वारा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक ही कानून बनाया जाएगा और वही कानून, एक ही कानून भारत के प्रत्येक नागरिकों पर एक समान रूप से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 के द्वारा क्या चीज़ का प्रयास किया गया? तो विधि के समक्ष समानता का प्रयास किया गया, कानून के नज़र में समानता बनाने का प्रयास, यानी विधि के अकॉर्डिंग क्या किया गया? बराबर करने का प्रयास किया गया। दूसरा है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? तो जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय, भाषा, जन्म स्थान, रंग इत्यादि के नाम पर भेदभाव निषेध बताया गया है। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति से उसके जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव करना क्या है? तो सख्त मनाही है। अगर करता है तो उस पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी ये मौलिक अधिकार है लोगों का कि उसके साथ इन सारे आधार पे, जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय, इस सारे आधारों पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। अनुच्छेद 15 के द्वारा ये स्पष्ट किया जा रहा, या ये स्पष्ट किया गया है। तो कुल मिला के इससे भी हमको इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि इसमें भी समानता की बात किया गया, ताकि भेदभाव नहीं होगा तो लोग एक समान हो जाएंगे, यानी समानता आएगा लोगों में। उसके बाद है अनुच्छेद 16। 14, 15 समझा हमने, अब हम समझते हैं 16, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता। किसी भी काम के लिए भारत के प्रत्येक नागरिकों को एक समान अवसर दिया जाएगा, सबको चांस दिया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, अवसर का लाभ उठाने का सबको मौका मिलेगा एक समान रूप से। मुख्य रूप से यहाँ पे अवसर, लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर के समानता की बात की गई है कि लोक नियोजन के क्षेत्र में, यानी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सभी को एक समान रूप से चांस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अनुच्छेद 16 के अनुसार। तो इससे भी समानता लाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 17। इसके द्वारा ये बात स्पष्ट किया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत निषेध। भारत का कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से छुआछूत नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, यानी देश का कोई भी व्यक्ति जो है किसी से भी छुआछूत नहीं करेगा। अगर वो करता है तो वो कानूनन अपराध करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा कि छुआछूत नहीं करना है जो पहले किया जाता था। अगला है अनुच्छेद 18। इसके तहत क्या किया गया? तो उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे पहले हुआ करता था कि बहुत सारे लोग अपने साथ एक उपाधि लगाते थे और इससे क्या होता है कि असमानता की भावना जगती है। तो इसी उपाधि का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा कि अब जो है कोई भी व्यक्ति अपना उपाधि अपने से नहीं लगाएंगे, केवल है ना भारत की सरकार द्वारा ही उसको जो उपाधि दिया जाएगा वही स्वीकार होगा, वही उपाधि वो लगा सकते हैं। बाकी अपना कोई उपाधि अपने नाम के साथ नहीं लगाएंगे जिससे दूसरे की भावना को ठेस पहुँचे, क्योंकि इससे क्या जगती है? असमानता की भावना जगती है। सरकार द्वारा दी जा रही उपाधि को छोड़कर कोई भी अपना उपाधि नहीं लगाना है। जैसे सरकार द्वारा दिया जाता है उपाधि पद्म श्री, पद्म भूषण और भारत रत्न और सेना में परमवीर चक्र, ये सब को छोड़कर कोई भी अपना उपाधि नहीं लगाना है। तो अनुच्छेद 18 के तहत क्या किया गया? तो उपाधियों का अंत किया गया। तो ये था 14 से 18। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 के द्वारा क्या किया गया? तो विधि के समक्ष समानता, भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा और एक ही कानून सब पे लागू किया जाएगा। 14, उसके बाद 15, जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव निषेध, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा जात धर्म के नाम पे। 16, अवसर की समानता, लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी का सबको एक समान रूप से अवसर दिया जाएगा। लोक नियोजन के क्षेत्र में निर्वाचित होने का सबको एक समान रूप से अवसर दिया जाएगा। उसके बाद 17, छुआछूत निषेध, किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत को मना किया गया, यानी छुआछूत का मना ही किया गया। उसके बाद 18, उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ कोई भी उपाधि नहीं लगाएंगे, केवल भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे उपाधि को छोड़कर। अब हम दूसरे मौलिक अधिकार को समझते हैं। ये समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो 14 से 18 तक में था, उसको हमने समझा। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या किया गया है? तो लोगों को, भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्र करने का
प्रयास किया गया, भारत के प्रत्येक नागरिकों को आज़ाद करने का प्रयास किया गया, बहुत सारी आज़ादियाँ देने का प्रयास किया गया ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अपना विकास करे, जिससे देश का विकास संभव हो सके। तो ये जो अधिकार है ये 19 से लेकर 22 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लेकर 22 तक में है। अब केवल 19 में ही 6 प्रकार का स्वतंत्रता, केवल 19 में ही 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। केवल अनुच्छेद 19 में ही 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। उन 6 तरह की स्वतंत्रता को हम समझेंगे। 19 A B C D E F गायब है क्योंकि वहाँ संपत्ति के अधिकार में है, और G A B C D E और G। अब इसको समझते हैं। ए में क्या है? तो बोलने की आज़ादी, यानी कि बोलने यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। बोलने की आज़ादी अर्थात अभिव्यक्ति की आज़ादी। देश का कोई भी व्यक्ति अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है, उसको बोलने की आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकता है ना। ऐसा जो जिससे दूसरे को ठेस ना पहुँचे, अपनी सीमा में रहकर वो कुछ भी बोल सकता है। बोलने की आज़ादी भाषण करने की, बोलने में ही आ जाता है भाषण। अपने विचार को लिखित रूप से व्यक्त करता है या मौखिक रूप से व्यक्त करता है, किसी भी तरह से व्यक्त कर सकता है क्योंकि उसके पास बोलने की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के ए के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को क्या है? बोलने की आज़ादी है। भारत के किसी भी नागरिकों को कोई जो है बोलने से नहीं रोक सकता है। ऐसा बात जो मर्यादा के अंदर हो, जिससे दूसरे समुदाय को ठेस न पहुँचे, जो हेट स्पीच ना हो, है ना। हेट स्पीच को छोड़कर बाकी कोई भी बात वो बोल सकता है, भाषण दे सकता है, अपना कुछ भी बोल सकता है। ये बोलने की आज़ादी है और इसी में लिखने की भी आज़ादी, क्योंकि अभिव्यक्ति, अपने विचार को अभिव्यक्त करना, चाहे हम लिखित रूप में करें या मौखिक रूप में करें। तो अनुच्छेद 19 के ए के तहत बोलने की आज़ादी है और इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता। 19 के ए में ही प्रेस की, बोलने की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी छुपी हुई है, क्योंकि प्रेस का काम भी क्या होता है? बोलना, है ना। प्रिंट मीडिया जो होता है लिखता है, लिख कर अपनी विचार को अभिव्यक्त करता है, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है बोलकर अपनी विचार को अभिव्यक्त करता है। तो बोलने की तो आज़ादी है, यहाँ 19 के ए में ही तो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता है। तो क्वेश्चन आएगा प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? तो 19 के ए में ही है, क्योंकि 19 के ए में ही ना बोलने की आज़ादी है। प्रेस का काम ही तो बोलना होता है। तो ये हम समझ गए। 19 के ए द्वारा बोलने की आज़ादी। उसके बाद 19 के बी द्वारा क्या है? तो शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियार के हम अपना सभा कर सकते हैं, यानी कि हम अपना कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, बहुत लोगों को भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं और वहाँ पे अपना सभा कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 के बी के तहत हमको क्या ये अधिकार दिया गया है? तो शांतिपूर्ण और बिना हथियार के हम अपनी सभा कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे लोग अपना सभा करते हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं कि डेली जो है प्रत्येक डेली कहीं ना कहीं सभा होता है। वो व्यक्ति अपने विचार को अभिव्यक्त करता है और बाज़ाब्ते जो है कानून उनको प्रोटेक्शन भी देती है, प्रशासन उनको सुरक्षा भी देता है, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। जबकि वो सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, फिर भी सरकार उनको क्या देती है? तो कानूनी सुरक्षा देती है। क्यों? क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। भले वो सरकार के खिलाफ बोलें, सरकार के खिलाफ सभा करें, ये तो उनका मौलिक अधिकार है, तो देना पड़ता है। उसके बाद 19 का सी में क्या है? 19 के सी में क्या है? तो संगठन बनाने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने की भी आज़ादी है। उसके बाद क्या है? सी में तो संगठन बनाने की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बना सकता है अपना एक सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं कोई उग्रवादी आतंकवादी संगठन, एक शांतिपूर्ण ढंग से सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष से, है ना, और शांतिपूर्ण ढंग से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अपना ग्रुप बना सकता है। ग्रुप यानी गैंग, यानी कि संगठन अपना बना सकता है। और यही वजह है कि आए दिन हम लोग देखते हैं रोज़ कोई व्यक्ति, रोज़ नया व्यक्ति जो है नया पार्टी बनाता है, अपना संगठन बनाता है। समझ रहे ना? देखते हैं जैसे कि विद्यार्थियों का अपना संगठन होता है, आइसा, आइफा, एबीवीपी, है ना। मज़दूरों का अपना संगठन होता है, किसानों का अपना संगठन होता है, और क्या बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं का संगठन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का अपना अपना संगठन होता है, ताकि यानी शक्ति को यूनाइट करने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए लोग अपना संगठन बनाते हैं, क्योंकि संगठन में क्या है? शक्ति है। तो ये संगठन बनाने की आज़ादी है लोगों को, ये संगठन बनाना उनका मौलिक अधिकार है। 19 के सी में ये संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई, आज़ादी दी गई। उसके बाद अनुच्छेद 19 के डी के तहत क्या आज़ादी? तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की आज़ादी। भारत का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकता है। अपवाद में पहले जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है,
अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी मतलब नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अब हम जा सकते हैं। अब अपवाद नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया, जिसके तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो कुल मिला के अनुच्छेद 19 के डी के तहत क्या क्या प्रावधान है, तो देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी। हम देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी क्षेत्र में आ और जा सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये आज़ादी हमको दिया गया है। ऐसा नहीं कि हम बिहारी हैं तो हम बिहार में ही रहेंगे, या वो मराठी है तो महाराष्ट्र में ही रहेगा, महाराष्ट्र उनका है, उसके क्षेत्र में हमको नहीं जाना। ये पूरा भारत हमारा है। ये जो पूरा भारत है, भारत के प्रत्येक नागरिकों का, इस भारत पे जितना हक हमारा है उतना ही हक किसी और का, यानी जितना हक एक बिहारी का उतना ही हक मराठी का, उतना ही हक गुजराती का, उतना ही हक असमिया का, उतना ही हक पंजाबी का, उतना ही हक हरियाणवी का है। ये पूरा भारत हमारा है, हम भारतीय हैं, पूरा भारत हमारा, हम भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हम बिहारी हैं तो बिहार में मेरा बस चलेगा, ये बिहार हमारा ज़्यादा है उनका कम है। ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे बात स्पष्ट है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की आज़ादी 19 के डी के तहत। अब तो जम्मू कश्मीर भी अपवाद से ख़त्म हो गया, अब जम्मू कश्मीर में भी हम लोग आ जा सकते हैं, बस थोड़ा समय का इंतज़ार है, स्थिति नॉर्मल होगा तो हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 के ई के तहत क्या किया गया है, तो देश के किसी भी कोने में निवास करने और बसने की आज़ादी। हम देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं और वहाँ बस भी सकते हैं। आमतौर पे ऐसे देखा जाता है कि अगर कोई बंदा नानी गांव में रहता है तो उसको वहाँ के जो दादी गांव वाले लोग सब जो होते हैं वो उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम जाओ अपने घर। एक गांव से दूसरे गांव में जो बहुत ही कम ही किलोमीटर का फासला होता है, वहाँ ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, बात को समझना है क्या भाई। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर रह सकते हैं और वहाँ बस सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, कोई हमको रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि हम बिहारी हैं तो हम बिहार में ही रहेंगे। ये पूरा भारत हमारा है, हमारा यानी कि जितना हमारा ये बिहार है उतना ही हमारा पूरा भारत है। महाराष्ट्र भी हमारा उतना ही है, तो हम बिहार में भी रह सकते हैं, महाराष्ट्र में भी, हमारा जहाँ इच्छा करेगा वहाँ रहेंगे, क्योंकि ये हमको अधिकार दिया जा रहा है अनुच्छेद 19 के ई के तहत के देश के किसी भी कोने में जाकर रहने की आज़ादी या फिर बस जाने की आज़ादी। कोई हमें रोक नहीं सकता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरा क्या है, अगला क्या है, ई के बाद एफ में तो संपत्ति का अधिकार था, तो ई के बाद जी क्या है, तो कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी स्वेच्छा से, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम धंधा अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नाई हैं तो बाली काटेंगे, ऐसा नहीं हम धोबी हैं तो कपड़ा ही धोएंगे, हम हलवाई हैं तो होटल ही खोलेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम धंधा कर सकता है, उसका जो मन करे वो कर सकता है। समझ रहे हैं ना। तो क्या समझ में आया, अनुच्छेद 19 के जी के तहत यानी अनुच्छेद 19 के 6 के तहत क्या किया गया है, क्या प्रावधान जोड़ी गई है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार, कोई भी आजीविका चला सकता है, कोई भी काम धंधा कर सकता है। ये नहीं कि वो जिस जाति का है वही काम करेगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये हमने 19 में समझा। 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई थी, उस 6 स्वतंत्रता को हमने समझा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बोलने की आज़ादी, पहला क्या है, बोलने की आज़ादी। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी। तीसरा क्या, संगठन बनाने की आज़ादी। चौथा क्या, देश के किसी भी कोने में आने जाने की आज़ादी। पाँचवा क्या है, तो देश के किसी भी कोने में जाकर रहने और बसने की आज़ादी। छठा क्या है, तो कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। ये 19 के 6 प्रावधान थे, ये 6 अधिकार थे, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यह थे। अगला है अनुच्छेद 20। ये क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि ये जो अधिकार है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि है ना, ये एक कानूनी शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्मात्री सभा, हमारे संविधान निर्माता जो थे उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो वकील थे, इसीलिए हमारे संविधान में ये कानूनी शब्द ज़्यादा है, इसीलिए उतना
आसानी से समझ में नहीं आता है, यानी कठिन कठिन शब्द है। लेकिन अगर इसको नॉर्मल से समझा जाए तो क्या है, तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है ना, और दोष सिद्धि के संबंध में, दोष को सिद्ध करने के संबंध में उसको कुछ छूट दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है, वही अधिकार है। जैसे एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा, कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है तो उस अपराध के लिए दोष को साबित करने में जो प्रोटेक्शन दिया गया है उसका चर्चा है अनुच्छेद 20 में। याद रखेंगे, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष को साबित करने के संबंध में क्या है, संरक्षण दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया। पहला क्या है, इसके तहत तीन संरक्षण दिया गया है, 3 प्रोटेक्शन दिया गया है ना। एक है, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर एक अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा दिया जा रहा है कानून के द्वारा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद अपराध करते समय जो कानून था, दूसरा क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा पहला। दूसरा क्या, अपराध करते समय जो कानून था सज़ा भी उसी कानून के अनुसार मिलेगा। तीसरा क्या है, तो अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी अपराधी को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, अपराधी के साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है ना। अपराधी के साथ क्या नहीं किया जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि तुम अपने गुनाह को कबूल करो, कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ये अपराध किया है। यह अपराधी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमने मेंशन किया, समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ना। अपराधी को समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि वो जो है अपने अपराध को स्वीकार करे। तो ये 3 प्रोटेक्शन दिया गया है दोष सिद्धि के संबंध में अपराधी को। उसके बाद है अनुच्छेद 21, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ रहे हैं। 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको जीवन की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको जीवन की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। और इसी के तहत निजता का अधिकार भी जोड़ा गया है। निजता का अधिकार भी किसके तहत आता है, अनुच्छेद 21 के तहत ही। अगर सवाल आए कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत ही, जो कुछ ही समय पहले जोड़ा गया। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। और इसी के तहत ये अधिकार है कि प्रत्येक राज्य या देश की सरकार का ये कर्तव्य है कि वो उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए, जहाँ स्वस्थ वायु हो, है ना, स्वस्थ वातावरण हो, जहाँ स्वच्छ जल मिले, यानी कि एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे मानव के जीवन का रक्षा हो सके। कुल मिला के इसमें हमने समझा, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अपना जीवन जीने का अधिकार है ना। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत मेंशन किया गया, अनुच्छेद 21 में ये दिया गया। उसके बाद है एक अनुच्छेद 21 का क, जो संविधान के 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। संविधान के 86वां संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के क में, कि प्रत्येक सरकार का ये दायित्व है कि 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। 6 से 14 आयु वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। ये प्रत्येक सरकार का जिम्मेवारी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। और प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को क्या करें, तो शिक्षा दिलाएं। ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता का। और ये क्या है कि ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है सरकार का, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, जो संविधान के 86वां संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। राज्य सरकार का या किसी भी सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए, है ना, फ्री एंड कंपलसरी, यानी कि अनिवार्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करे। और माता पिता का दायित्व है कि वो अपने बच्चों को उस शिक्षा का लाभ उठाने के लिए, है ना, भेजें। ये दायित्व है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं और सरकार का ये कर्तव्य है।
ये हम समझ गए। 21 और 21 का क भी हम समझ गए, ये याद रखेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन। अब गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, जैसे गिरफ्तारी के समय यानी कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है, उस समय उसके पास क्या प्रोटेक्शन है, क्या संरक्षण उनको दिया गया है ना, संविधान के द्वारा, उससे संबंधित ये बात है। ऐसा क्या है, गिरफ्तारी का कारण है ना, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है वो व्यक्ति अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकती है, कारण पूछ सकती है पुलिस से। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि मतलब पुलिस आएगी गिरफ्तार करके ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हमारा ये अधिकार है कि हम अपनी गिरफ्तारी का जब तक कारण नहीं जानेंगे तब तक नहीं जा सकते, नहीं गिरफ्तार हो सकते हैं। तो पुलिस को कुल मिला के वारंट दिखाना होगा, गिरफ्तारी वारंट दिखाना होगा। देखने के बाद ही हम जब देखेंगे उसके बाद ही हम गिरफ्तार होके जाएंगे पुलिस के साथ, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर पुलिस के पास गिरफ्तारी का कारण होगा, नहीं होगा तो हम गिरफ्तार नहीं होंगे, ये हमारा अधिकार है। तो पुलिस को क्या करना है, तो गिरफ्तारी का कारण बताना है, यह गिरफ्तारी का कारण जानना हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना, ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करके हमको पुलिस जो है ले जाके थाना में बंद किए हुई है ना, ले जाके नज़रबंद कर दी कहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है ना। गिरफ्तार होने के 24 घंटा के अंदर अंदर हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, यानी दंडाधिकारी के पास, दंडाधिकारी कुल मिला के मजिस्ट्रेट के पास, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के बाद दंडाधिकारी के पास गिरफ्तार होने के 24 घंटा के अंदर अंदर हमको पेश किया जाएगा, आने जाने का समय छोड़कर। हमने मेंशन नहीं किया है लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटा के अंदर जो पुलिस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को दंडाधिकारी के सामने यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, जहाँ पे उसका सुनवाई किया जाएगा। उसके बाद है वकील से सलाह लेने का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 22 के तहत ही गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है, 3 तरह का संरक्षण दिया, गिरफ्तारी के समय जो संरक्षण दिया गया है ना, क्या तरह का संरक्षण दिया गया किसी भी व्यक्ति को, 3 तरह का संरक्षण। पहला क्या है, तो गिरफ्तारी का हम कारण पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, तो गिरफ्तार होने के 24 घंटा के अंदर अंदर, है ना, हमको दंडाधिकारी के पास पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, आने जाने का समय छोड़कर। तीसरा क्या है भाई, तो हम अपनी सलाह के लिए वकील रख सकते हैं, यानी हम अपने एडवाइज़री के रूप में अपना वकील रख सकते हैं, हम जो हमारा केस लड़ेगा या हमारी तरफ से मेरा पक्ष लड़ेगा, क्योंकि हम समर्थ नहीं हैं, है ना, हमारे पास कानून का उतना नॉलेज नहीं है, या फिर हम अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने अपनी सलाह के लिए, हमने अपने सुविधा के लिए अपना वकील रखा जो हमारे पक्ष में हमारा केस लड़ेगा। तो ये भी अधिकार है, ये भी संरक्षण दिया गया है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये तीनों 22 के तहत। अब तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी मानव पे अत्याचार के खिलाफ अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 से लेकर 24 तक, 23 से लेकर 24 तक जो है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक क्या चीज़ में आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, तो इट्स प्रोहाइबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एज वेल एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि फोर्स्ड लेबर जो ज़बरदस्ती श्रम कराया जाता है ना। अनुच्छेद 23 के तहत क्या किया गया है, तो ज़बरदस्ती कराए हुए श्रम को, मज़दूरों से ज़बरदस्ती जो श्रम कराया जाता है उसको सख्त मना किया गया है। और क्या, मानव के खरीद बिक्री पर रोक लगाया, मानव तस्करी पर, है ना, मानव तस्करी पर, मानव की बेगारी पर, और ज़बरदस्ती जो श्रम लिया जाता है, ज़बरदस्ती जो काम कराया जाता है लोगों से, उस पर क्या लगाया गया है, तो प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। यानी हम किसी भी व्यक्ति का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, जैसे पहले होता था गुलाम खरीदा जाता था, है ना, नौकर खरीदे जाते थे, वो नहीं, मानव तस्करी पे रोक लगा दिया गया। और लड़कियों का भी खरीद बिक्री होता था, है ना, उस पर क्या किया गया है, तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। मानव तस्करी, मानव की खरीद बिक्री पर पूर्ण पाबंदी, और किसी भी व्यक्ति से हम ज़बरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत इसे क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया। 24, अनुच्छेद 24 में क्या किया गया, तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को हम काम पर नहीं लगा सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हम किसी भी जोखिम भरे काम में, किसी फैक्ट्री में या किसी भी, है ना, किसी भी जगह पर हम काम में नहीं लगा सकते हैं। ये सख्त से सख्त मना किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। उसके बाद है अगला अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर 28 तक में है,
यानी धर्म की आज़ादी। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का आज़ादी दिया गया है। अनुच्छेद कितना से कितना तक? 25 से लेकर 28 तक। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का अपना अपना धर्म है। तो उन्हीं लोगों को अपने अपने धर्म को है ना मानने के लिए है ना अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में ये मौलिक अधिकार के तहत क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। क्या है? तो सबसे पहले 25 समझते हैं। 25 से लेकर 28 तक में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के आज़ादी का अधिकार। 25 में क्या है? तो किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार प्रसार करने का अधिकार। यानी हम अपनी स्वेच्छा से, अनुच्छेद 25 के तहत क्या, तो हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म को मानेंगे, या हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को मानेंगे। ऐसा नहीं, हम अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हमारा जिस धर्म पे भी मन करेगा उस धर्म को हम मान सकते हैं। यही वजह है कि सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी लगा कर चलते हैं, हेलमेट की जगह पे पगड़ी लगाते हैं। मुस्लिम लोग अपना टोपी लगाते हैं, तो और हिंदू लोग टीका लगाते हैं। मुस्लिम लोग दाढ़ी भी रखते हैं। आचरण का मतलब ही होता है, आचरण का मतलब अपने धर्म का आचरण करना, यानी कि दाढ़ी रखना, टोपी लगाना, टीका लगाना, है ना, पाग पहनना, ये सब आचरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपना धार्मिक सभा लगाना, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म, यानी कि ये आज़ादी दिया गया है 25 में, है ना। कुल मिला के किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार। 26 में क्या है? तो धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना, उसका पोषण करना तथा संपत्ति अर्जित करना। 26 में क्या है? तो धार्मिक स्थल का स्थापना करना, अपने धार्मिक कामकाज के लिए। धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारा कामकाज होता है, उस कामकाज की संपादन के लिए हम अपना धार्मिक स्थल का स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना, है ना, धार्मिक कामकाज के लिए किसी धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकते हैं। उसका पोषण करना, है ना, उसका पोषण यानी उसका देख रेख करना, उसकी व्यवस्था करना तथा उसके लिए संपत्ति अर्जित करना, है ना। और संपत्ति अर्जित करना ये एक अधिकार किसके तहत दिया गया? तो 26 के तहत। 25 में क्या है? किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी, उस धर्म का आचरण करने की आज़ादी। और 26 में क्या है? धार्मिक कामकाज करने के लिए, धार्मिक कामकाज के प्रयोजन के लिए धार्मिक स्थल का स्थापना, उसका व्यवस्था करना, उसके लिए धन अर्जित करना, ये आज़ादी। उसके बाद 27 में क्या है? 27 के तहत सरकार जो है किसी भी व्यक्ति से ऐसा कर नहीं ले सकती है जिसका आय जो हो, जिसका आमदनी जो हो वो धार्मिक स्रोत हो। यानी अगर किसी धार्मिक स्रोत से आय आ रहा है, आमदनी आ रहा है, तो सरकार उस व्यक्ति से कर नहीं ले सकती है। धार्मिक चीज़ जो है कर मुक्त है। अगला है 28, राज्य विधि से संपोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी सरकारी कॉलेज या स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा और किसी भी विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी धार्मिक प्रयोजन में भाग लेने। जैसे किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में कोई धार्मिक काम हो रहा है तो उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी विद्यार्थी के इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो उस धार्मिक प्रयोजन में भाग ले या न ले। तो ये हमने समझा 25 से 28 तक में कुल मिला के क्या किया गया, क्या देखा हमने। तो धर्म की आज़ादी को देखा कि किस तरह से धर्म के प्रति किस तरह से धर्म का आज़ादी यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो याद रखेंगे दोस्तों, 4 अभी हमने समझा, बाकी जो 5 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार अगले वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे। दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। धन्यवाद।